हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इसमें आपको क्या बताएंगे, थोड़ा बहुत पैसे के बारे में, क्या उसकी हिस्ट्री रही है, फिर उसके बाद कैसे कैसे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आई, बार्टर सिस्टम क्या था, उसके बाद मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में बैंक्स का क्या रोल है, बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं, लोन लेते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सब चीज़ें बेसिक बेसिक सी इसमें हम पढ़ने वाले हैं और बहुत जल्दी चैप्टर निपट जाएगा। ये जो नोट्स हैं ये मैंने इनोवेटिव ज्ञान वेबसाइट से लिए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। ओके, सो यहाँ पर अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई पैसा होता क्या है, मनी होती क्या है। ये लेन देन के काम आती है। आपने कोई चीज खरीदी, उसके बदले में आप क्या देते हो, पैसे। या फिर किसी ने आपसे कोई चीज खरीद ली, आप कुछ बेच रहे थे, किसी ने वो खरीद ली, तो आप उसके बदले में, अपनी चीज के बदले में इन रिटर्न क्या लोगे, पैसे तो लोगे ना। सो दैट्स वाई मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इन ट्रांजेक्शन्स, डे टू डे ट्रांजेक्शन में गुड्स जो हैं वो बॉट भी होते हैं, मतलब खरीदे भी जाते हैं, बेचे भी जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे के यूज के कारण। सो इसलिए मनी जो है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करती है बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स में। हमें डे टू डे लाइफ में कितनी सारी ट्रांजेक्शन्स करनी पड़ती है ना, तो किस फॉर्म में होती है, मनी की फॉर्म में ही होती है। सो दैट्स वाई इट एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट इज अ काइंड ऑफ मीडिएटर। ठीक है, मीडिएटर होता है, कुछ भी खरीदना बेचना हो तो बीच में मनी को ही लाया जाता है। ओके, अच्छा, अब पहले के टाइम में पैसे का लेन देन नहीं होता था, सिर्फ चीजों का लेन देन होता था। और उस चीजों के लेन देन को हम क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम। ये बचपन से आप पढ़ के आए हो, है ना। लेकिन बार्टर सिस्टम में एक चीज चाहिए थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या था कि अगर जब भी कोई भी कमोडिटी, कोई भी चीज एक्सचेंज करनी होती थी, तो दोनों पार्टीज को एग्री होना पड़ता था कि ठीक है, जो आप चीज दे रहे हो हम खरीद लेंगे और जो मैं दे रहा हूँ वो आप भी ले लोगे। तो दोनों पार्टीज अगर एग्री हुई तभी एक्सचेंज हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो। सो इसलिए बोथ पार्टीज को एग्री होना पड़ता था और इसलिए इसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहते हैं कि दोनों जगह से, दोनों पार्टी से एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्री होना चाहिए। In the barter system, double coincidence of want is an essential feature. Barter system में double coincidence of want जो है एक बहुत ही important feature है। अभी barter system तो मैंने already बता ही दिया कि जिसमें एक ऐसा टाइम या फिर एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री जब कमोडिटीज जो हैं, जब चीज़ें जो हैं एक्सचेंज होती थी चीज़ों के बदले। आज तो मनी आती है जब भी कुछ खरीदना बेचना होता है, लेकिन पहले मनी का तो आविष्कार नहीं हुआ था, तो इसलिए चीज़ों को चीज़ों से ही एक्सचेंज किया जाता था। ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। अब लिमिटेशंस क्या थी, एक तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट चाहिए, है ना, तो वो तो बहुत मुश्किल ही हो पाता था कि जैसे मान लो किसी को गेहूं के बदले शूज चाहिए, तो दूसरे इंसान को भी ये होना चाहिए कि अगर मैं शूज दे रहा हूँ तो मुझे गेहूं मिल जाए। तो दोनों पार्टी, ऐसी दोनों पार्टीज को ढूंढना बहुत मुश्किल था। अब डिफिकल्टी इन एक्यूमुलेट वेल्थ और वैल्यू। अब ऐसा भी होता था जैसे गेहूं की वैल्यू अलग है, शूज की वैल्यू अलग है, तो बहुत मुश्किल हो जाता था कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू कम है ना, बस एक्सचेंज हो जाता था। अब डिफिकल्ट टू एक्सचेंज इनडिविजिबल गुड्स। इनडिविजिबल गुड्स कौन से होते हैं, जो कि डिवाइड नहीं हो पाते हैं ना, उन गुड्स को एक्सचेंज करने में बहुत दिक्कत आती थी। और देखो, हम फ्यूचर के लिए चीज़ों को स्टोर ही नहीं कर पाते थे लंबे टाइम के लिए, क्योंकि वो एक्सचेंज करनी पड़ती थी हमें ना। सो ये डिफिकल्टीज है बार्टर सिस्टम की। लेकिन अब फॉर्म्स ऑफ मनी देखो, पुराने टाइम में, एंशियंट पीरियड में जो ग्रेन्स थे, मतलब जो अनाज था, और जो कैटल थे, कैटल इन द सेंस भेड़ बकरी, वो एज अ मनी की उसमें यूज होते थे, है ना, पैसे के यूज में होते थे। और मेडिवियल पीरियड में, मतलब बीच का जो टाइम था, वहां पर सोने के, चांदी के, कॉपर के और लेड के मोहरे आ गए थे, मतलब मेटेलिक कॉइन्स आ गए थे। ठीक है, मेटल के बने हुए। और मॉडर्न टाइम पे अब पेपर की करेंसी यूज होती है और कॉइन्स जो है वो यूज होते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो ये फॉर्म्स ऑफ मनी थी एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड की। ठीक है, अब आगे देखो, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हमें पढ़ना है क्योंकि हम आज के ज़माने में जी रहे हैं। आज के ज़माने में हमारे पास पेपर नोट्स है, कॉइन्स है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, चेक है और यूपीआई, ये सब है। ठीक है, अब आगे देखो, करेंसी क्या होती है। करेंसी इज कॉइन के इंट्रोडक्शन से पहले बहुत सारे ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता था एज अ मनी। जैसे मैंने अभी आपको पहले पढ़ाया कि मनी के आविष्कार से पहले, कॉइन्स के आविष्कार से पहले ग्रेन्स, कैटल्स, इन सब का यूज होता था। लेकिन बाद में फिर
मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी से पहले गोल्ड कॉइन्स वगैरह, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी से पहले कॉइन्स आए, मेटेलिक कॉइन्स जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, लेड, कॉपर के बने हुए। उसके बाद मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आई। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में पेपर नोट्स एंड कॉइन्स होते हैं ना। अब बात करते हैं इंडिया की करेंसी क्या है। इंडिया की करेंसी इज रुपी, है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो आरबीआई है हमारा, उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो करेंसी नोट्स जो है ना, जैसे 1 रुपये का जो नोट आपने देखा है, 1 रुपये का नोट जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है। बाकी जितने भी आपके करेंसी के नोट्स है ना, पेपर नोट्स, वो सारे के सारे आरबीआई इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर, ठीक है। और सेम फॉर द कॉइन्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उनका क्या काम है, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है वो देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ सेट ऑफ एक्शंस टू कंट्रोल अ नेशंस ओवरऑल मनी सप्लाई एंड अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। की मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रेम करती है, और इसमें ऐसा बताया जाता है कि हम अपने देश में मनी की सप्लाई कितनी करें, या फिर कैसे कंट्रोल करें, या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या काम करने चाहिए कि मतलब ना तो ज़्यादा ना कम, तो बैलेंस बना रहे हैं ना, सबकी एक अच्छी इनकम हो इस तरीके से। तो ऐसी पॉलिसी लागू करना जिससे कि पूरे नेशन में बैलेंस बना रहे मनी का, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अच्छे से अचीव हो जाए। सो दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। अब यहाँ पर आरबीआई का यही काम है कि वो क्या करता है, इधर देखो यहाँ पर, कि वो कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया को, ओके। और साथ ही साथ जितने भी फॉर्मल सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर इन द सेंस जो कि हमें पैसा लोन पे देते हैं, या फिर जो कि हमारा पैसा डिपॉजिट भी करते हैं, जैसे कि बैंक्स और कोऑपरेटिव। तो बैंक और कोऑपरेटिव फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में आते हैं। तो आरबीआई जो है इन बैंक्स और कोऑपरेटिव्स के ऊपर कड़ी नज़र रखता है कि भाई तुमने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हो तुम लोन के ऊपर, तुम्हारे पास कितना पैसा जमा है, क्या तुम स्मॉल कल्टीवेटर्स को भी लोन दे रहे हो या सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन को ही लोन दे रहे हो। तो इसका ये सुपरवाइज करता रहता है। फंक्शंस क्या हैं आरबीआई के, इशू द करेंसी, करेंसी को ये इशू करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। साथ ही साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं, और बैंक किस तरीके से काम कर रहे हैं उसके लिए गाइडलाइंस भी इशू करते हैं ये। फिर उसके बाद ये भी बताते हैं कि भाई जो बैंक वाले हैं, जो भी आप लोन प्रोवाइड करोगे उसके ऊपर तुम्हें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम ले सकते हो, एक लिमिट दे देते हैं। और उसके बाद आगे देखो, टू प्रोवाइड फीडबैक, मॉनेटरी पॉलिसी जो बनती है हमारी इंडिया में उसमें फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि हाँ भाई ठीक बनी है, या फिर यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फीडबैक देते हैं। और आरबीआई जो है अपने पास बैंक से कुछ पैसे ले लेता है कि जो ये वाला बैंक है या फिर सारे जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में, उन सब से थोड़ा थोड़ा पैसा ले लेता है ताकि एक फ्लो ऑफ मनी बना रहे मार्केट के अंदर। तो आरबीआई हर बैंक से कुछ कैश रिजर्व अपने पास रखवा लेता है। सो दिस इज अबाउट द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट इज डिपॉजिट विद बैंक्स। अब क्या होता है, आप मान लो आप वर्किंग हो, आपकी सैलरी आई, आप पूरी सैलरी को तो नहीं खर्चते होगे, कुछ अपने पास सेव भी करोगे, कुछ आपने सोचा है कि मैं स्पेंड करने के लिए लगाऊंगा, कुछ आपने सोचा हो कि मैं इन्वेस्ट करूंगी। तो आप अपनी जो मनी है उसको अलग अलग तरीके से बांट लेते हो, है ना। आप कुछ पैसा अपनी सैलरी का अपने पास रख लेते हो फॉर द स्पेंडिंग पर्पस, और बाकी जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है या फिर सरप्लस पैसा है जो आप सोच रहे हो कि मैं सेव करूंगा या करूंगी, तो आप अपने बैंक में जमा करवा देते हो फॉर द सेविंग, इस टाइप से। तो उसे हम कहते हैं डिपॉजिट, कि हमने बैंक के साथ डिपॉजिट करा दिया, ओके। अब आगे देखो, जो जिन लोगों के पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है, एक्स्ट्रा मनी होती है, तो बैंक में अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और उसके बाद उसमें मनी जमा करा दे, ठीक है। सो ये था आपका डिपॉजिट विद बैंक। अब यहाँ पर देखो, और बैंक जो है, जैसे आपने अपनी एक्स्ट्रा जो मनी है वो डिपॉजिट करवा दी अपने बैंक में, तो अब बैंक जो है उसको आपको थोड़ा रिवॉर्ड देगा। कैसे रिवॉर्ड देगा, जो जितना भी पैसा आपने डिपॉजिट करवाया है ना उसके ऊपर वो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट देगा। जैसे मान लो अगर आपने 10,000 रुपये जमा करवाए हैं, तो हर मतलब बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि वो आपको हर 4 महीने में या फिर हर 3 महीने में एज अ इंटरेस्ट दे। तो 3/12 अपॉन कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दे रहा
है आपको, तो उससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। सो वो आपकी डिपॉजिट पे इंटरेस्ट भी देता है, और जब आप चाहो अपना पैसा निकलवाना तब आप निकलवा भी सकते हो। अब जब आपने चाही, मतलब जब आपने डिमांड करा कि आप अपना बैंक से पैसा निकलवा सकते हो, उस डिपॉजिट को विड्रॉ करवाने को हम क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। मतलब जब भी आपने विड्रॉल का चाहा अपनी डिमांड पे कि आप मुझे अपने पैसे विड्रॉ करवाने हैं, तो उस चीज को आप डिमांड डिपॉजिट कह देते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं चेक फैसिलिटी की। व्हाट इज चेक फैसिलिटी? सबने देखे हैं चेक्स, आप सबके घर में होते हैं ना, एक बुकलेट होती है जिसके अंदर काफी सारे चेक होते हैं। अब वो चेक बेसिकली एक कागज होता है, एक पेपर होता है। तो वो क्या करते हैं, उस पेपर के ऊपर, जैसे मान लो आप हो और एक दूसरा पर्सन है, अब आपको उस दूसरे इंसान के पैसे लौटाने हैं, तो आपने क्या करा, अपना जो आपके बैंक का चेक है, उस चेक के ऊपर आपने उस इंसान का नाम लिख दिया कि भाई मुझे इसको पैसे देने हैं, ठीक है। और नीचे आपने लिख दिया कि मुझे इस इंसान को कितने पैसे देने हैं, तो मैंने लिख दिया कि 15,000 रुपये देने हैं। और उसके बाद वो इंसान जो है आपका चेक लेके चला जाएगा। फिर थोड़े टाइम बाद जब वो चेक प्रोसेस हो जाता है, तब आपके बैंक अकाउंट में से पैसे कट के, यानी कि 15,000 या जो भी XYZ आपने अमाउंट लिखा है, वो उस पर्टिकुलर इंसान के बैंक में चले जाएंगे। सो दैट इज चेक फैसिलिटी। ईजी है, वो तो हम सबको पता है ना। अब यहाँ पर देखो, जैसे जो बड़ी बड़ी पेमेंट्स होती है ना, वो चेक कैश में नहीं होती, वो चेक के द्वारा ही की जाती हैं आजकल। तो जैसे RTGS हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड से हो गए मोड ऑफ कैश पेमेंट। और लेकिन पहले जो था वो ज़्यादातर कैश पेमेंट होता था, उसके बाद चेक पेमेंट भी किया जाना स्टार्ट हो गया। ओके, मतलब ऐसा बोला जाता है कि अगर ज़्यादा अमाउंट में मनी है सो यू यूज़ चेक। मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम अब हम पढ़ते हैं। मॉडर्न बैंकिंग में करेंसी और डिपॉजिट जो है वो आपस में बहुत क्लोजली लिंक होते हैं। करेंसी मतलब कि आपके पेपर नोट्स और कॉइन्स, और डिपॉजिट यानी कि आप अपना जो एक्स्ट्रा पैसा है बैंक में जमा करा देते हो, सो दैट इज नोन एज डिपॉजिट। अब इन दोनों को मिला के आपका मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम बनता है। नेक्स्ट देखो, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। क्या होता है, जैसे आपकी नौकरी लगी हुई है, यू आर वर्किंग समवेयर, और वहाँ पर आपको आपकी सैलरी मिल गई, आपने कुछ पार्ट सैलरी का निकाल के कि ये खर्चे में काम आ जाए, और बाकी जो है बैंक के पास आपने डिपॉजिट करा दिया। अब बैंक जो है वो आपको समय समय पे उस डिपॉजिट का इंटरेस्ट देता रहेगा। पहला काम तो ये होता है। अब क्या होता है, बैंक जो है ना वो अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप अपने जमा करवाएं बैंक में पैसे, बहुत सारे लोग आएंगे बैंक में पैसा जमा करवाने के लिए, है ना। तो बैंक क्या करता है, जितने भी लोगों ने पैसा जमा करवाया है, टोटल जितनी भी धनराशि बैंक के पास बनी, उसका सिर्फ 15% बैंक अपने पास रखता है उस पैसे का। वो उस 15% का क्या करेगा, जैसे मान लो बैंक के पास 1 लाख रुपए जमा हो गए, और कुछ लोगों ने, जितने भी लोगों ने पैसा जमा करवाया है, तो सारे टोटल पैसे मिला के 1 लाख रुपए हो गए। अब 1 लाख का 15% कितना हो गया, 15,000 रुपए। अब 15,000 रुपए सिर्फ बैंक अपने पास रखता है। क्यों रखता है, कि क्या पता जिन लोगों ने कल पैसे जमा करवाए थे उनको आज निकलवाने हो किसी इमरजेंसी के द्वारा, तो वो 15,000 में से जिन लोगों को पैसा आज चाहिए वो पैसा लौटा देगा कि भाई लो, ये जो आपने पैसे कल डिपॉजिट करवाए थे वो आप जितने आपको चाहिए आप ले सकते हो। बाकी के जो 85,000 रुपीज़ है ना बैंक के पास 1 लाख में से, वो 85,000 वो लोन के रूप में दे देता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब किसी को लोन नहीं चाहिए होगा, बहुत सारी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, किसी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हमें लोन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, तो लोन बैंक ही प्रोवाइड करते हैं। अब बैंक जो है 85,000 रुपीज़ को जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको एज अ लोन प्रोवाइड करने के लिए पैसे देता है। अब क्या होगा, जिन लोगों को वो लोन प्रोवाइड कर रहा है उनसे वो ज़्यादा ब्याज लेगा, है ना, और जिन लोगों ने डिपॉजिट कराया है पैसा उनको वो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट देगा। अगर हम इन दोनों चीज़ों को माइनस करेंगे, है ना, तो उसमें से जितना भी पैसा आएगा वो बैंक की इनकम हो जाएगी। समझ पा रहे हो? तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि इस तरीके से बैंक जो है अपनी इनकम कर पा रहा है। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे कि हम मानते हैं कि 1 लाख रुपए जो हैं लोगों ने अपने जमा करवाए, ठीक है। अब क्या होगा, 1 लाख रुपए वाला मैंने आपको बता ही दिया था। अब जैसे कि हम एक इंडिविजुअल का एग्जाम्पल लेते हैं, किसी ने 10,000 रुपये अपने जमा करवाए, बैंक में डिपॉजिट करवाए। अब बैंक कहता है कि मैं आपको 3% का इंटरेस्ट दे दूंगा हर 3 महीने में, ठीक है। तो हर 3 महीने में
यानी कि 3/12, और उसके बाद यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3% का ही हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सो ये आ गया आपका 75 रुपीज़, ठीक है। 75 रुपीज़ उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट रेट मिलेगा, वो भी 10,000 रुपये पे। तो यानी कि अगर वो 3 महीने बाद अपने पैसे निकलवाता है तो उसको 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे, 10,075 रुपये मिलेंगे, क्योंकि बैंक जो है डिपॉजिट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। लेकिन अगर जैसे कि 10,000 रुपये ही किसी को एज अ लोन चाहिए, तो बैंक कहता है कि मैं आपको लोन तो दे दूंगा 10,000 रुपये, और 3 महीने के लिए चाहिए बेसिकली किसी को, तो वो क्या करेगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे चार्ज करेगा। जैसे कि मान लो उसने 7%, 7 भी नहीं, आजकल तो बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है लोन के ऊपर, लाइक 10 रुपये हम ले लेते हैं, लाइक 10% वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है लोन के ऊपर। तो आप देखते हैं कितना आता है चार्ज, तो 2 6 ज़ा 2 500 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा एंड 250, तो 250 रुपये। अब जिस इंसान ने 10,000 रुपये का लोन लिया है, तो उसे 10,000 रुपये नहीं देने, उसे 10,250 रुपये देना है, ठीक है। तो 10,250 रुपये। अब क्या करेंगे कि ये वाला जो अमाउंट है 10,075 रुपये, और ये वाला जो अमाउंट है 10,250 रुपये, अगर आप इसको जो माइनस करोगे तो कितना आएगा, 250 में से 75 रुपये आप माइनस करो, तो ये आपका बनेगा 175। तो ये जो 175 रुपीज़ है ना, ये किसका आ गया, बैंक की इनकम आ गई। समझ रहे हो कि कितना अच्छा दिमाग लगाया है बैंक ने अपनी इनकम के लिए। मतलब जो लोग डिपॉजिट करवा रहे हैं उनको तो फ़ायदा है ही है, लेकिन साथ में जो लोग लोन ले रहे हैं उनकी वो ज़रूरत भी बनता है कि किसी ज़रूरतमंद को लोन है, लोन की ज़रूरत है, तो उसको लोन भी प्रोवाइड कर रहा है, साथ के साथ पैसा भी कमा रहा है, तो सबका फ़ायदा वो देख रहा है ना। सो यहाँ पर अब ये जो 175 रुपीज़ हैं वो एज अ इनकम हो गई हमारे बैंक के लिए, ओके। तो इस तरीके से बैंक अपनी इनकम करता है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सो ये हो गया, इनकम बता दिया मैंने। तो इस तरीके से बैंक जो है एज अ मीडिएटर काम करता है कि जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है उनका तो मैं जमा कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दूंगा, ताकि वो और मोटिवेट हो आगे जमा करने के लिए, और उसके बाद जिनको ज़रूरत है उनको पैसे भी वो दे देता है और अपनी कमाई भी कर लेता है। सो दिस इज द वर्क ऑफ बैंक। अब हम बात करेंगे क्रेडिट की। क्रेडिट मतलब लोन ही होता है एक तरीके का। ये एक एग्रीमेंट होता है जिन लोगों को पैसा चाहिए और कौन उनको पैसा दे रहा है। सो इन दोनों पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। सो विद द और ये भी प्रॉमिस लेता है कि मान लो आप किसी को पैसा दे रहे हो, तो आप उस अगले इंसान से प्रॉमिस लोगे, एक वादा लोगे कि आप फ्यूचर में पेमेंट करोगे ही करोगे, ठीक है। अब दो क्रेडिट सिचुएशन है। ऐसा नहीं होता कि आपने लोन ले लिया तो आपका फायदा ही फायदा होगा, क्या पता आपका नुकसान भी हो सकता है। दोनों मतलब हर चीज़ के ये लगा लो, कोई भी चीज़ है दुनिया में, हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं दुनिया में कि सिर्फ उसके फ़ायदे ही हों। सेम ऐसा ही लोन के केस के साथ है। अब क्या होता है, फेस्टिवल का सीज़न था, त्योहारों का सीज़न था। एक जूते बनाने वाला था जिसका नाम सलीम है, ठीक है। उसको एक ऑर्डर मिलता है जूते बनाने का, वो भी बल्क में, उसे ज़्यादा जूते बना के देने थे। 1 महीने का उसको टाइम मिला था। तो इस काम को करने के लिए उसने थोड़े से एक्स्ट्रा कारीगर रख लिए और जो कच्चा माल था, रॉ मटेरियल था, वो भी खरीद लिए। तो अब वो जाता है एक सप्लायर के पास, उसको कहता है कि अब मुझे लेदर की सप्लाई कर दो आप जल्दी से, और लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि वो ये जो आप लेदर मुझे आप भिजवाओगे मैं आपको उसके पैसे बाद में दे दूंगा। मतलब उसने उधार पर ले लिया। अब उसके बाद क्या करता है, वो जिस पार्टी ने उसको ऑर्डर दिया था उससे कहता है कि आप थोड़ी सी एडवांस पेमेंट दे दो ताकि आपकी बुकिंग डन हो जाए। तो उसने थोड़ी एडवांस पेमेंट ले ली ट्रेडर से। अब मंथ के एंड में उसने अपना ऑर्डर पूरा कर लिया और इससे क्या हुआ, उसने एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा लिया। जिसके उसने पैसे लिए थे, यानी कि लेदर वाले के, लेदर सप्लायर के, उसके भी उसने वापस कर दिए और अपना ऑर्डर भी पूरा कर दिया। तो इस केस में उसने जो लोन लिया था उससे वो फायदे में रह गया, ठीक है, उसने प्रॉफिट भी कमा लिया। लेकिन उसी की एक अलग साइड भी है। जैसे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, वैसे ही क्रेडिट के भी एक बुरी साइड है। जैसे कि एक स्वप्ना थी, स्वप्ना किसान है, उसने एक मनी लेंडर से पैसे ले लिए
और उसने कहा था कि मुझे अपनी खेती बाड़ी बढ़ानी है, थोड़े बहुत पैसे कमाने हैं, सो आप मुझे उधार पे पैसे दे दो। लेकिन उसने पैसे ले लिए मनी लेंडर से, पर उसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना था क्योंकि वो मनी लेंडर से पैसे लिए हुआ है। अब क्या होता है, जो उसने क्रॉप्स बोई हुई थी उसमें कीड़े लग गए, अब वो क्रॉप्स जो है वो बेकार हो गई, क्रॉप फेलियर हो गया। तो अब वो लोन के पैसे चुका नहीं पाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हाई ही था, और इससे क्या हो गया, उसे अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ा जिससे कि वो लोन के पैसे उतार पाए, और अब उसको कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा। जो सिचुएशन उसकी पहले थी वो उससे बदतर भी हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लोन की पॉजिटिव साइड भी थी और नेगेटिव साइड भी थी। सलीम ने तो प्रॉफिट कमा लिया लोन की वजह से, और स्वप्ना ने क्या किया, स्वप्ना के केस में लोन की वजह से उसको और ज़्यादा उसकी बदतर हालत हो गई। ठीक है, सो ये दो सिचुएशन है क्रेडिट की। अब कैसे किसान लोग डेब्ट ट्रैप में एंटर हो जाते हैं, डेब्ट ट्रैप मतलब बहुत ज़्यादा कर्जा उनके सर पे कैसे आ जाता है। जैसे हर कोई किसान, किसान क्या बहुत सारे लोग ही, पर यहाँ पर हम किसानों की बातें कर रहे हैं। बहुत सारे किसान जो है कल्टीवेशन के लिए या फिर खेती बाड़ी के लिए लोन ले लेते हैं जमींदारों से, जमींदार या फिर मनी लेंडर्स वगैरह से। तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ये तो हमें पता ही है ना। तो क्या होता है, किसान जो है लोन ले लेते हैं, अपनी खेती बाड़ी करते हैं, बट कभी कभी उनकी जो फसलें हैं वो फेल हो जाती हैं, कभी कभी फसलों का जो दाम है वो गिर जाता है, और क्या होता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसकी वजह से वो लोन की पेमेंट नहीं कर पाते, और जिस हालत में वो पहले होते हैं उससे ज़्यादा बदतर किसानों की हालत और हो जाती है। ना तो उनकी क्रॉप्स अच्छे से उग पाई, और ना ही वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और लोन को दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारे सुसाइड केस भी आते हैं किसानों के, जैसे कि आपने देखा होगा, है ना। सो ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी। अब हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट की। टर्म्स ऑफ क्रेडिट कुछ कंडीशन होती हैं कि जिस कंडीशन के हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। जैसे कि ये कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि हम, जैसे आप हमें अगर पैसा दोगे, मतलब फ्यूचर में पैसा दोगे, तो आप ऑनलाइन दोगे ऑफलाइन दोगे, मतलब किस तरीके से आप हमें फ्यूचर में पैसा दोगे हमारे लोन का। दूसरा, लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट आप हमें दोगे। तीसरा, कितने टाइम के लिए आपको लोन चाहिए, और बाकी की कंडीशन, ये सारी कंडीशंस जो हैं वो आपके टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आती हैं। अब यहाँ पर देखो, तो लोन के एग्रीमेंट में आपको ये पता चल जाता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना है। अमाउंट तो आप दोगे ही लोन का, साथ के साथ इंटरेस्ट रेट भी दोगे। साथ के साथ लोन के साथ साथ आपको कोलेट्रल भी जमा करवाना होता है। कोलेट्रल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है पेपर में। कोलेट्रल एक गारंटी होती है, ठीक है। अब बैंक को क्या पता, बैंक को क्या भरोसा कि आप आगे फ्यूचर में पेमेंट करोगे या नहीं करोगे, है ना, कैसे भरोसा कर सकते हैं। तो अब वो आपसे एक गारंटी रख लेता है। गारंटी इन द सेंस, गारंटी जैसे कि आपके पास, आप लोन लेने गए बैंक के पास, आपके पास कोई ज़मीन है या फिर कोई व्हीकल है, लाइक कार, स्कूटी, या फिर आपके पास कुछ सोना पड़ा हुआ है, तो आप कहते हो, बैंक को एक गारंटी देते हो कि आप मेरी ये चीज़ गिरवी रख लो और मुझे लोन दे दो। अगर मैं फ्यूचर में, भविष्य में आपके पैसे नहीं दे पाए, तो आप मेरी ये चीज़ बेच के अपने लोन का भुगतान कर लेना। सो दैट गारंटी इज कोलेट्रल। ओके, अब ऐसा नहीं है कि जैसे आपने करोड़ों रुपए का लोन ले लिया तो आप सिर्फ 2-3 ग्राम का सोना गिरवी रख रहे हो, ऐसा नहीं होता है। जितने का आपने लोन लिया होता है ना, उससे ज़्यादा अमाउंट की आपको अपनी चीज़ रखनी होती है गिरवी पे, ठीक है। अब यहाँ पर बोरोअर अगर फेल हो जाता है लोन के लिए, तो जिस जैसे बैंक ने या फिर मनी लेंडर ने आपका कोलेट्रल लिया होता है, तो उसके पास पूरा हक है कि वो आपका कोलेट्रल बेच के लोन का भुगतान कर ले, ठीक है। अब आगे देखो, टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंदर इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंट्स और मोड ऑफ फ्री पेमेंट, ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं। कोलेट्रल मैंने आपको बता ही दिया कि एक एसेट होती है। अच्छा, क्रेडिट के अलग अलग सोर्सेज होते हैं, मतलब आप कहाँ कहाँ से पैसा ले सकते हो। बैंक आपको पैसे दे सकते हो उधार पे, ट्रेडर दे सकते हैं, मतलब जिन लोगों का ये काम होता है कि पैसे ब्याज पे देना, वो लोग दे सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होती हैं, लैंडलॉर्ड, ज़मींदार भी होते हैं, मनी लेंडर्स जो पैसे देने का काम करते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से रीजंस होते हैं
कि बैंक जो है वो लोन देने से बचता है? कौन कौन से रीज़न होते हैं? एक तो ऐसा कि भाई हर बैंक को प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके सारे कागज़ चाहिए होते हैं, आपके लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आपकी गारंटी चाहिए होती है, तब जाके बैंक आपको पैसे देता है, अदरवाइज़ वो नहीं देता। और बोरोअर ने अगर पहले के लोन भी नहीं दे रखे, तो बैंक उनको आगे देने से मतलब आगे पैसे देने से कतराता है। और जो कई बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो कि ऐसा बिजनेस में पैसा लगा रहे होते हैं जिसके अंदर काफ़ी हाई रिस्क होता है, मतलब पक्का नहीं पता कि वो काम चलेगा या नहीं चलेगा, उसके अंदर बहुत रिस्क होता है। तो ऐसे लोगों को पैसा देने के लिए भी बैंक जो है वो कतराता है। तो ये कुछ रीज़न्स होते हैं जिससे कि बैंक जो है वो ज़्यादा मतलब कतराता है पैसे देने में, ठीक है? आप क्रेडिट सोर्सेज देखो, इंडिया में 2 टाइप के क्रेडिट सोर्सेज हैं, एक फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल में तो आपके बैंक और कोऑपरेटिव आ गए, क्योंकि फॉर्मल जो सोर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं वो आपको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, ठीक है? और कोलेटरल ये मांगते हैं, और यहाँ पर आरबीआई इनको सुपरवाइज कर रहा होता है, और बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसके अंदर आते हैं। इनफॉर्मल सेंटर सोर्स ऑफ क्रेडिट में आपके मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव, लैंड ओनर्स होते हैं। ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, कभी कभी कोलेटरल की ज़रूरत ये नहीं समझते, और कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जो इनके ऊपर नज़र रखे या फिर सुपरवाइज करे, ठीक है? और जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उन सभी पॉइंट्स का डिफरेंस बिटवीन यहाँ पर बता रखा है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। सो फॉर्मल सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर है, कोलेटरल चाहिए, आरबीआई सुपरवाइज करते हैं, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एग्जाम्पल में बैंक्स एंड कोऑपरेटिव, और सेम उसका उल्टा जो है इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाएगा। ओके, सो अब आरबीआई का क्या रोल है फॉर्मल सेक्टर में, मतलब बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स में? आरबीआई जो है बैंक को लोन देता रहता है ना। आरबीआई जो है बैंक को ये इंश्योर करता है दैट गिव्स लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। अब आरबीआई हर बैंक को ये कहते हैं कि भाई तुम्हें सिर्फ उन लोगों को प्रॉफिट मतलब उन लोगों को लोन नहीं देना चाहिए जिनका अच्छा खासा बिजनेस है, उन लोगों को भी लोन देना चाहिए जो स्मॉल लेवल का बिजनेस करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रन करते हैं, ताकि सभी का भला हो, है ना। अब बैंक जो है उसको रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ती है कि उन्होंने किस किस इंसान को पैसा दिया, क्यों पैसा दिया, किस रीज़न से पैसा दिया, कितना उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करा, ये सारी रिपोर्ट बैंक को प्रूफ समेत आरबीआई को पहुंचानी होती है, ठीक है। अब बैंक को थोड़ा बहुत पैसा आरबीआई के साथ भी जमा करवाना होता है, ताकि आरबीआई पूरे मार्केट में पैसा कंट्रोल में रहे, ताकि वो इंश्योर हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि पूरे मार्केट में या फिर पूरे इंडिया में बहुत सारा पैसा छपता जा रहा है, इससे क्या होगा, हर चीज़ का जो दाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत गरीब हो रहा है देश, तो बैलेंस बना के रखना चाहिए, सबको एक अच्छी इनकम मिल जाए, ऐसा देश होना चाहिए, ओके। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके ऊपर से भी क्वेश्चन पक्का से पक्का आएगा, इसको आप स्टार मार्क कर लो। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, क्या होता है, जैसे ये जो है गांव के इलाकों में बनते हैं, यहाँ पर जितने भी गरीब लोग हैं, स्पेशली जो महिलाएं हैं, जो वुमेन हैं, वो सारी इकट्ठा हो जाती हैं, एक ग्रुप बना लेती हैं, और इस ग्रुप में जितने भी गांव के मेंबर जुड़ते हैं वो अपनी डेली की सेविंग्स, मतलब डेली का उनका जितने भी सेविंग्स होती हैं, जितनी वो बचाते हैं, जैसे मान लो आपकी डेली की बचत जो है वो 30 रुपए की है, ठीक है, कुछ काम करके आपके पैसे बच गए 30 रुपए के, तो आपने वो ग्रुप में जमा करवा दिए, और ऐसे ही हर इंसान ने अपने थोड़े थोड़े जो बचत है वो जमा करवा दी। अब इससे क्या होगा, आपको मतलब अगर गांव में किसी भी इंसान को ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए पैसा चाहिए, तो ये ग्रुप आपको पैसा दे देगा, वो भी बहुत कम इंटरेस्ट में, भरोसे के उस पर देगा, मतलब कोई आपसे सिक्योरिटी नहीं लेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। तो ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम, कि जो गरीब इंसान होते हैं, स्पेशली वुमेन, ये अपना ग्रुप बनाती हैं, और छोटे छोटे ग्रुप्स में थोड़े बहुत मेंबर्स मिल जाते हैं, सब अपनी बचत जमा करवा देते हैं, किसी ज़रूरतमंद को लोन की ज़रूरत है तो लोन छोटे से इंटरेस्ट रेट पे दे भी देते हैं, और बाद में वो उनसे ले भी लेते हैं विदाउट कोलेट्रल, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पर काफ़ी सारे सोशल इशू, जो समाज में काफ़ी सारी दिक्कतें चल रही हैं, उनको ये डिस्कस करते हैं कि हम उनको कैसे सुधारा जाए, तो वो भी इन सब चीज़ों वो भी इसमें डिस्कस किए जाते हैं।
अब एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का इसके अंदर से फिल इन द ब्लैंक आ सकता है आपका, ठीक है। अब एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का सबसे सक्सेसफुल एग्जांपल बांग्लादेश में देखा गया है। बांग्लादेश में एक ग्रामीण बैंक है और उसको फाउंड किसने किया था? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस द्वारा, और उनको नोबल प्राइज फॉर पीस 2006 में उनको ये मिला भी हुआ है इस काम के लिए। और उन्होंने ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में स्टार्ट किया था, जिससे कि क्या है, क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश में काफ़ी सारी जो जनसंख्या है वो गरीब है। अब वहाँ पर ऐसा बैंक चालू कर दिया गया, मतलब ऐसा ग्रुप चालू कर दिया गया, और वहाँ पर जितने भी लोग, कितने लोग थे यहाँ पर 2018 में 9 मिलियन मेंबर इससे जुड़ गए थे। 9 मिलियन इन द सेंस 1 मिलियन में 10 लाख होते, तो 9 मिलियन में 90 लाख लोग इस बैंक से या फिर इस ग्रुप से जुड़ गए थे। और कितने गांव जुड़े थे? 81,600 लोग इसके अंदर जुड़े हुए थे बांग्लादेश के, ठीक है। 81,000 सॉरी लोग नहीं, गांव जुड़े हुए थे बांग्लादेश के इस ग्रुप से। अब यहाँ पर सारे जो मेंबर्स थे मोस्टली गरीब महिलाएं थी, और ये पाया गया कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके अंदर जैसे काफ़ी सारी वुमेन ही काम कर रही थी गरीब घर की, तो वो लोग एक रिलायबल बोरोवर है, मतलब उनके ऊपर अच्छे से ट्रस्ट किया जा सकता है कि वो अच्छे से मतलब डिस्ट्रीब्यूट करती है, कोई फ्रॉड वाला काम नहीं करती है ना। सो उन्होंने क्या किया, जिन भी लोगों को ज़रूरत थी छोटा मोटा काम करने की उनको पैसे दे दिए, कोलेट्रल नहीं लेते थे, एक ट्रस्ट के हिसाब से कि हाँ वो हमारा पैसा रिटर्न ज़रूर से भी ज़रूर करेंगे, और छोटा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर देते। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था सेल्फ हेल्प ग्रुप का। ओके, सो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अगर आपको नोट्स ये चाहिए तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के स्टार्टिंग में ही दे दूँगी, ठीक है। सो आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हो। थैंक यू सो मच।